MDCAT 2025 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर वन शॉर्ट लेक्चर में हमने पहले पार्ट में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दूसरा पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा आगे जाने से पहले जो प्रिलिमिनरी उसकी रिक्वायरमेंट टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो भी यहाँ पर रखेंगे और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। सो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है, दैट इज़ द नल वेक्टर। नल वेक्टर का जैसे कि यहाँ से नाम से ज़ाहिर है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। कोई मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा और ज़ाहिर है इसकी कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकती है। इट्स जस्ट लाइक अ डॉट। जैसे मैंने यहाँ पर ये डॉट लगा दिया तो ये एक डॉट जो है ये बिल्कुल एक नल वेक्टर है, क्योंकि ज़ाहिर है ना इसकी टेल है ना हेड है, और ज़ाहिर अगर मैं दोनों भी करेक्ट करता हूँ तो ये एक ही जगह पर होंगे, हेड और टेल। और ये भी चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए है कि बेसिकली ये नल वेक्टर जो है ये ख़ुद कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि कभी कभी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उनसे आपको एक नल वेक्टर मिल सकता है। इसी तरह से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको नल वेक्टर मिल सकता है, जो अभी हम इसी वीडियो में आगे जाकर देखेंगे। सो ए मल्टीप्लाइड बाई बी कैन गिव यू अ नल वेक्टर, ठीक है। सो इस वजह से ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि क्योंकि ये कभी कभी एक रिजल्टेंट के केस में भी आ सकता है और एक प्रोडक्ट के केस में भी आ सकता है। फिर उसके बाद जो अक्सरियत हमारे उसमें फ़िज़िक्स के टॉपिक्स में चीज़ यूज़ होती है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या बताता है हमें, कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? दिस गिव्स दी, मतलब अगर मैंने किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है, सो सिंबल मेरे पास ए, उसके ऊपर कैप है। वेक्टर ए को मैं इसके मैग्नीट्यूड पे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि एक वेक्टर है, लेट्स से 6i + 2j, ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर मैंने ले लिया, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर लूँ। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल आपके पास पड़ा हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 + 4 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये बन जाएगा 40, 40 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। नहीं मालूम करना, आगे जाकर देख लें, या अगर आपके पास मालूम करना भी है तो ये कोई 6 पॉइंट समथिंग इसका जवाब आएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? ए यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए क्या निकालूंगा? ए वेक्टर है 6i + 2j डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर रूट, और अगर मैंने इसको प्रॉपरली i और j के फॉर्म में लिखना है सेपरेट करके, सो दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाई 40 स्क्वायर रूट i + 2 डिवाइडेड बाई 40 स्क्वायर रूट j। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली इस वेक्टर की क्या होगा? डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए है, क्योंकि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, बिकॉज इसका नाम ही यूनिट है। तो ये यूनिट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो ये बिल्कुल 1 के बराबर आएगा। यू कैन चेक इट, देख लें। 6/40 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, क्योंकि ज़ाहिर है मैं x का स्क्वायर लूँगा, ठीक है, और फिर उसके बाद y का स्क्वायर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर रूट, और ये इसका क्या हो गया? मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो मैं जब स्क्वायर रूट लूँगा तो ऑटोमेटिकली 6 का स्क्वायर 36, 40 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 40 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 40, और इस तरह से 40 इनका LCM आ जाएगा, 36 + 4 दैट विल बी 40 डिवाइडेड बाई 40 इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो क्लेम हम करते हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि ओरिजिनल वेक्टर की है, इस वेक्टर की,
तो हमारा क्लेम यहाँ पर वो करेक्ट साबित होता है। नॉर्मली इसकी जो यूजेज है वो हम इस तरह से करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई फोर्स की वैल्यू लिखी है 40 न्यूटन। अब अगर मैं आई लिखता हूँ तो मुझे इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि आई इज़ अ डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूँगा कि एफ जो है वो 30 आई प्लस 40 जे न्यूटन है, तो इसका मतलब ये होगा कि 30 का कंपोनेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और 40 वाला जो कंपोनेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 डायमेंशनल फोर्स हो जाएगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ। पोजीशन वेक्टर बेसिकली टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट। एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और उसमें मैंने किसी वेक्टर को क्या करना, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एक एक्स वाई प्लेन आपके सामने लगा लूँ, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर लगाऊंगा। ये जो है इसका क्या होगा, हेड, एंड दैट विल बी दी टेल। अब ये डिपेंड करता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई इस फाइनल पॉइंट के वो क्या हैं, उसी से ही फिर इसका क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि ये अगेन मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये एक पॉइंट है स्पेस में, प्लेन में, लेट्स से आई कॉल इट एज P1, और ये दूसरा पॉइंट है दैट इज़ P2। अब P1 का अपना एक यूनिट पोजीशन वेक्टर है दिस वन, और P2 का अपना पोजीशन वेक्टर है। आई कॉल इट एज R1 एंड दिस इज़ R2। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि P2 की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P1 क्या है, सो दैट विल बी दिस वन। सो ये जो वेक्टर होगा, लेट से मैं अगर इसको R2 कहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, P2 जो कि R2 है, मतलब P2 का जो यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर है R2, ज़ाहिर है वो क्या होगा, वो x2 और y2 होगा, ये x1 और y1 होगा। तो सिंपली अगर मैं P2 के कोऑर्डिनेट से P1 के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे किस चीज़ की वैल्यू मिलेगी, इस R पोजीशन वेक्टर की। तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज़ में आप पोजीशन वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। रेफरेंस के लिहाज से, ये जो ओरिजिन का लिहाज से पोजीशन वेक्टर होता है वो सिंपल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर सिंपल x2 y2 से बनेगा, मतलब आई कैन राइट इट एज x2i प्लस x2y, ये y की जगह मैं j लिख रहा हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, x2 मैंने लिख दिया, दैट इज y2, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका अलहदा से विद रिस्पेक्ट टू o मैं पोजीशन वेक्टर मालूम करता हूँ, सो x1i प्लस y1j। लेकिन जब मैं क्या करूँगा, P2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P1 निकालूंगा, सो दैट विल बी x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोजीशन वेक्टर हम किस तरह निकालेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है दैट इज़ दी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या होगी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए हैं बराबर। लेट्स से ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, बी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। हाँ, ये अगर कह दिया जाए कि बी ईस्ट की तरफ है और ए भी ईस्ट की तरफ है, तो बिल्कुल इस वक्त ए इज़ इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर ए 10 मीटर है, बी भी 10 मीटर है,
दिस इज़ अलोंग ईस्ट, दिस इज़ अलोंग वेस्ट, या लेट्स से मैं कोई दूसरी कंडीशन आपके सामने रख दूं। सो दिस वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू दिस वेक्टर। सो इस वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए हैं, बराबर होनी चाहिए हैं। इसी तरह से अगर आप कोई इक्वल वेक्टर्स ले रहे हैं तो इक्वल वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन अगर एंटी पैरेलल हैं तो ज़ाहिर इक्वल मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो दोनों पैरेलल होते हैं, लेकिन अगर एंटी पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान क्या होगा, 180 का एंगल होगा। और जहाँ तक परपेंडिकुलर का ताल्लुक है, लेट्स से ये ए वेक्टर है, ये बी है, तो इनके दरमियान एंगल जो है वो आपके पास क्या होगा, 90 होगा। ठीक है। 270 भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि फिर आपको ओरिएंटेशन चेक करनी पड़ेगी। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको ए ड्रा करके बता दूँ और यहाँ पर बी, तो ज़ाहिर है यहाँ पर जो इनके दरमियान एंगल बनेगा दैट विल बी एक्चुअली द 270 डिग्री। फिर इसके साथ तीसरी चीज़ जो आपके पास आती है वो मे बी कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताई हो, लेकिन मैं उसको यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर देता हूँ कि जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करते हैं, सो मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में ये करूँगा कि मैंने अगर ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है और ए मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है 5 मीटर ईस्ट की तरफ और बीम एक वेक्टर है 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो इसमें हमें सिंपल ये करना होगा कि जो बी वेक्टर है जो कि नॉर्थ की तरफ है, इसका हमें माइनस बी वेक्टर लेना होगा, 5 मीटर साउथ हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं एक ऐसा वेक्टर है, असल आपको जो ज़ाहिर है ग्राफिकल एडिशन की तो ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाता है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और दोनों का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, एक ईस्ट है और दूसरा नॉर्थ है, तो उसके लिए जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपने जहन में आपने ये बात रखनी है कि अगर ये ए हो गया ईस्ट की तरफ 5 मीटर, ठीक है, तो दूसरा जो वेक्टर होगा वो साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा व्हेन यू फाइंड द सब्ट्रैक्शन साइन। तो साउथ की तरफ ड्रॉ कर लेंगे दूसरा वेक्टर और ये अब आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इस रिजल्टेंट के लिए ज़ाहिर है आपको इस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाएगा जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बने, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की सोल्यूशन सिंपल है, मैंने इस चीज़ को मालूम करना है ए माइनस बी को, तो ये बन जाएगा ये ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल अंडर द रूट 25 प्लस 25 दैट इज़ 50, और ये कोई 7 पॉइंट समथिंग आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है। और ज़ाहिर है जब आपके दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं तो ये क्लियर होना चाहिए है कि 45 डिग्री इसका एंगल होगा, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर एंगल से शो करना है क्वाड्रेंट में तो उसके मुताबिक इसका जो एंगल होगा ईस्ट के लिहाज से ये क्या होगा 315 एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि 360 से जब आप 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट विल बी 350 डिग्री। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर रिमाइंड करवानी थी रिगार्डिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। फिर उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये चीज़ भी हम बार बार मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, जैसे कि F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है, P इज़ इक्वल टू एम वी। अब ज़ाहिर है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, m स्केलर है और v वेक्टर है, m स्केलर है और ये a वेक्टर है। सो इस वजह से आप जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे रिज़ल्ट आपके पास हमेशा क्या बनेगा, वेक्टर ही बनेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए है कि स्केलर को जब भी हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो वेक्टर बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा, और उस नए वेक्टर से ज़ाहिर है उसका मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसका जो यूनिट होगा वो इन दोनों का कंबाइंड यूनिट होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का, और ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज ये एम ए है।
तीसरे पार्ट में अब हमारे लिए जो काम रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो हम तीसरे पार्ट में करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ और मुझे स्केलर मिलता है। दूसरे केस में वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ और मुझे वेक्टर मिलता है। लेकिन ये अगेन ये चीज़ आपने यहाँ पर समझनी है कि ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये स्केलर या वेक्टर, ये बेसिकली हम डिसाइड नहीं करते, ये वो फिज़िकल क्वांटिटी खुद हमें बताएगी कि मैं क्या हूँ, मैं स्केलर हूँ या वेक्टर हूँ। और वो मैंने तरीका आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपने किसी वेक्टर को अंडरस्टैंड करना है तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड पे देख लें। क्या अगर उसकी मैग्नीट्यूड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है तो बिल्कुल ये स्केलर होगा। लेकिन अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही और आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है तो इस वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर जो क्वांटिटी आपके पास बनेगी वो क्या होगी, वेक्टर होगी। जल्द ही इस पर जो अभी ये जो लास्ट पार्ट है इसके बाद फिर मैं इस पर MCQs भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।